Data is the new oil. Good policy making is not possible without good data. नॉट ऑयल, डेटा इज सॉइल, जो कि प्रोड्यूस करती रहती है, जिससे आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको सस्टेन करती रहेगी। तो डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा ल्यूब्रिकेट जरूर करता है, ये मीन है, ये एंड नहीं है। जब डेटा डिसीजन मेकिंग में आएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा। तो पता चलेगा कि जहां आपने स्कूल बनाने हैं, जहां आपने एजुकेशन देनी है, जहां आपने सड़कें बनानी है, जहां आपने पुलिस स्टेशन बनाने हैं, इनकी गवर्नेंस करनी है, क्या उसकी डिमांड वहाँ मौजूद है? क्या वो पहले से इदारे वहाँ मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अगर पीबीएस डेटा को उस फॉर्म में नहीं लेके आता जो लोगों का अच्छा तरीका है सीखने का, देखना और सुनना, तो फिर वो अंग्रेजी में कहते हैं रेस्ट इन पीस, कि उसकी तदवीन करें हमें पूरे प्रोसेस की। तो इसमें पीबीएस का भी कसूर है। और प्रोविंशियल ब्यूरोज ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं, उनकी अगर वेबसाइट पे जाएं तो इन मेनी इंस्टेंसेस विदाउट नेमिंग नेम्स उनका डेटा जो है आई हैव सीन कि वो कोई उसकी इतनी रिलायबिलिटी भी नहीं है, और ना वो जिस तरीके से उसको बिल्डअप किया होता है दैट्स वेरी क्वेश्चनेबल। अभी मैंने सेंसस का कहा था कि एक सूबा कहता है कि मैं हूँ 12 करोड़, दूसरा सूबा कहता है मैं हूँ 5 करोड़, और तीसरा कहता है मैं पहले तो 2 करोड़ था लेकिन अब मैं 4 करोड़ हूँ। तो बाकी दो सूबे हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्या बात है, तुम क्या इतनी बिजली की रफ्तार से तुम कैसे बढ़ सकते हो? इंसान की आबादी है ये। कराची की, लाहौर की, फैसलाबाद की, पिंडी की, गुजरांवाला की, मुल्तान की, पिशावर की, कोयटा की, इनकी जीडीपी बननी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी शुरू ही डेटा से होगी। Why is data important? Let's put this question first. So a brief intro. देखें, हम लोग अक्सर बात करते हैं ऑयल की कि why is oil important. आप अगर डेटा साइंटिस्ट से किसी से भी पूछे वो आपको एक बात कहेंगे, and this is a pretty common term now, everybody knows it, कि डेटा is the new oil. आपने बहुत सी इससे रिलेटेड टर्म्स सुनी होंगी, बिग डेटा, इस तरह की रिलेटेड टर्म्स। एंड इफ यू गो टू आई वाज एक्चुअली अ फ्यू डेज अगो, कुछ मैंने थोड़ा सा डेटा सर्च किया था जो कि ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं बिग यूनिवर्सिटीज़ में, द बिग वंस, द बिग गन्स जिसे हम कहते हैं, MIT, हार्वर्ड वगैरह। इनके जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो टेकअप होता है कोर्स का, वो होता है डेटा एनालिसिस और डेटा साइंटिस्ट के जितने भी कोर्सेज होते हैं डेटा से रिलेटेड। So that tells you something about the importance of data. From a purely economic perspective, let me just give you an example. कि good policy making, to be very brief, good policy making is not possible without good data and dependable, reliable data. So with that, I first thank Dr. Saab, Dr. Naeem Muzaffar for being here. Dr. Saab का बहुत ज़्यादा वो खुद भी स्टैटिस्टिशियन हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते भी रहे हैं, और पाकिस्तान में प्लानिंग कमीशन में भी रहे हैं। आजकल चीफ स्टैटिस्टिशियन है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, विच इज़ कंसिडर्ड द मदर इंस्टीट्यूशन एज फार एज डेटा इन पाकिस्तान इज कंसर्न, और काफ़ी अरसे से है। सो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल start with the question, why are we afraid? Why are we afraid of valuation, and who is we or why? उससे पहले तो बहुत शुक्रिया पाइट का कि उसने इस काबिल समझा कि मैं इस मौजू पे बात करूं। उससे ये जवाब देने से पहले कि हम क्यों खौफज़दा हैं और वो हम कौन हैं, मैं हूं, आप हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, मैं उस पर बात करूंगा। उससे पहले मैं आपकी ये बात जो आपने इब्तदाइये में की ना कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, ये 2 या 3 साल पहले ये सोच गलत साबित हो चुकी है। डेटा कोई नई ऑयल वॉयल नहीं है, बेकार बात है ये प्रोवोकेटिव बात मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। भाई ऑयल, आप सब गाड़ियाँ चलाते हैं, आप सब जनरेटर चलाते हैं, घरों में बिजली नहीं होती अक्सर लोगों के पास। तो ऑयल क्या होता है कि आपको गाड़ी का ऑयल 5,000 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर के बाद उसको आपको बदलना पड़ता है। उसके बाद कोई वो अच्छा मंजर होता है कि एक वो तसले में ऑयल पड़ा हुआ है काला सा, आप उसको डिस्पोज कर रहे हैं, और कोई जो थोड़ा सा एनवायरमेंटली डिसेंसिटाइज्ड आदमी होगा वो ऐसे ही फेंक देगा, आप जरा कोने में छुप के फेंकेंगे, आपके दिमाग में रहेगा ये ऑयल जमीन पे जाएगा और पता नहीं क्या क्या फसाद पैदा करेगा ग्राउंड वाटर के साथ। एनवायरमेंटलिस्ट की बहुत लंबी कहानियां हैं। तो डेटा ऑयल नहीं है, क्योंकि ऑयल इस्तेमाल के बाद एक लाइबिलिटी बनता है, उसको आपको डिस्पोज करना पड़ता है। डेटा की क्या नेचर है? डेटा अनकॉन्शियसली हर आदमी हर वक्त डेटा को इस्तेमाल कर रहा होता है डिसीजन मेकिंग में। चाहे आप घर से बाहर निकल के यहाँ तक आए, आपका इकोनॉमिक डिसीजन है,
आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है इसके साथ, आपने उसमें अपना फ्यूल, अपना टाइम, अपने आप को तैयार होने में वक्त लगाया है, और अगर उसको छोड़ दें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कुछ और कर सकते थे। हर चीज़ के पीछे आपका एक कॉन्शियस इकोनॉमिक डिसीजन होता है। डेटा जब कोई प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर स्टेक होल्डर हासिल करता है, उसको डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल करता है, तो वो उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, वो डिसीजन करता है, वो कभी अच्छा साबित होता है, कभी ख़राब साबित होता है, उससे वो लर्न करता है, उससे उसकी नॉलेज क्रिएट होती है, वो नॉलेज ओवर द टाइम एक्यूमुलेट होती है, वो विजडम की और अकल की शक्ल लेती है। तो डेटा का जो प्रोसेस है वो इंट्रिंसिकली नेगेटिव नहीं है, वो ऐसा है ही नहीं जिसमें गंद प्रोड्यूस होता है। डेटा का अच्छा इस्तेमाल, मुनासिब इस्तेमाल, इंक्लूसिव इस्तेमाल इवेंचुअली अक्लमंदी की तरफ जाता है, विजडम की तरफ जाता है। तो डेटा इज नॉट ऑयल, डेटा इज सॉइल, जो कि प्रोड्यूस करती रहती है, जिससे आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको सस्टेन करती रहेगी। तो डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा ल्यूब्रिकेट जरूर करता है, ये मीन है, ये एंड नहीं है। एंड ये है कि आप अच्छा डिसीजन करें। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी बात की तरफ जो शाहिद साहब ने पूछी कि हम इवेल्युएशन से क्या खौफजदा हैं, और फिर इन्होंने कहा कि वो वी कौन है, पीबीएस है, सरकार है, वफाकी या प्रोविंशियल, स्टॉक एक्सचेंज है, आम लोग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कौन है वो वी? तो पहला जवाब तो स्केड ऑफ एवेल्यूशन का मैं बताऊं आपको कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते। जब डेटा डिसीजन मेकिंग में आएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा। तो पता चलेगा कि जहां आपने स्कूल बनाने हैं, जहां आपने एजुकेशन देनी है, जहां आपने सड़कें बनानी है, जहां आपने पुलिस स्टेशन बनाने हैं, इनकी गवर्नेंस करनी है, क्या उसकी डिमांड वहाँ मौजूद है? क्या वो पहले से इदारे वहाँ मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या आपने इस चीज़ को देखा, जो पहले से वहाँ मौजूद हैं और काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी को आपने देखा? ये सब चीज़ें डिस्कोर्स में आ जाएंगी। अब अगर सिस्टम ये नहीं चाहता कि ये चीज़ें डिस्कोर्स में आए, तो वो डेटा के इस्तेमाल में तो एक्साइटेड नहीं होगा। अच्छा, फिर दूसरी बात की तरफ आ जाता हूँ कि वी कौन है। तो इसमें सबसे बड़ा जो वी है ना, वो पब्लिक सेक्टर है, यानी जिसकी एपिटाइट बहुत कम है डेटा के इस्तेमाल की, वो पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर आजकल तो आईएमएफ के प्रोग्राम में हम दोबारा जा रहे हैं, एक प्रोग्राम से भी बमुश्किल निकले हैं। तो लगभग जब मुनासिब हालात होते हैं मुल्क के, तो 2000 अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट आपके सिस्टम में जाती है, पब्लिक सेक्टर में, फेडरल गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में और दूसरे डिपार्टमेंट्स में। अब वो सिस्टम ट्रांसपेरेंसी शायद नहीं चाहता, ना वो नीड आइडेंटिफिकेशन में चाहता है, ना वो गवर्नेंस में चाहता है, ना वो रिजल्ट फ्रेमवर्क में चाहता है। अगर वो चाहता तो फिर वो डेटा को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करेगा और ये चीज़ शफाफ होगी, लोग उनसे पूछेंगे। तो सिस्टम की एपिटाइट नहीं है। अच्छा, वी की जो बात कर रहे हैं, इसमें पब्लिक सेक्टर भी है, इसमें प्राइवेट सेक्टर है, इसमें पीबीएस का भी रोल है। पीबीएस को भी, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ, ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ही अच्छे काम कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और उसके बाद मैं शायद साहब को माइक दूंगा। ये देखें कि पीबीएस, अब यहाँ पाइट के स्टूडेंट्स बैठे हैं, फैकल्टी के लोग भी हैं और दूसरे वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग भी बैठे हैं। पीबीएस क्या करता है? आपके पास वो प्राइस का डेटा क्रिएट करता है, नेशनल इनकम का डेटा क्रिएट करता है, वो सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट, जो कुछ लोगों को पता होगा, बाकी की शायद दिलचस्पी ना हो, वो क्रिएट करता है। जितने भी आपके सोशल, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, लेबर पे जो भी सर्वेज हैं, सेंसस हैं, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, वो सब करता है। अच्छा, करके क्या करता है कि वो एक रिपोर्ट बना देता है, बहुत कोई 300 सफ़ों की, 500 सफ़ों की। उसमें बेहिसाब टेबल्स होते हैं, उसमें बेहिसाब चीज़ें लिखी हुई होती हैं, लेकिन वो रिपोर्ट बना के किसी जगह वो शेल्फ कर देता है। अब आप बताएं मुझे कि अगर मैं आपको एक 400 सफ़ों की रिपोर्ट दूं, उसको आप देखना चाहेंगे, या मैं यहाँ स्क्रीन पे कोई एनिमेशन दिखाऊं कि जनाब ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा है, तो उसका एक बहुत बड़ा बॉल है, और दूसरी जिस डिस्ट्रिक्ट में कम है उसमें छोटा बॉल होगा। तो वो मैं आपको दिखाऊं तो आपको जल्दी से आगाही मिलेगी। तो देखिए ना, जानने का जो पहला जरिया है, जो सबसे अच्छा जरिया है सीखने का, वो देखना और सुनना है। और हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बहुत मोटी सी रिपोर्ट छापें, जिसमें सबसे पहले आपको साइज फॉन्ट 6 के नंबर्स पढ़ना पड़े, और कम से कम 100 टेबल हों। एक टेबल जो कि सफ़र नंबर 100 पर हो, उसका रब्त होगा सफ़र नंबर 250 के टेबल से। तो मैं कितनी दफ़ा वो 2 टेबल खोल के उसको पढ़ूंगा, फिर उसका रब्त पैदा करूंगा, फिर स्टोरी को समझने की कोशिश करूंगा। तो ये तो कभी भी नहीं होगा। तो अगर पीबीएस
डेटा को उस फॉर्म में नहीं लेके आता जो लोगों का अच्छा तरीका है सीखने का, देखना और सुनना। तो फिर वो अंग्रेजी में कहते हैं रेस्ट इन पीस, कि उसकी तदवीन करें हमें पूरी प्रोसेस की, तो इसमें पीबीएस का भी कसूर है। लेकिन अबव ऑल सिस्टम में डेटा की एपेटाइट नहीं है और ट्रांसपेरेंसी के फेयर से। और तीसरा फिर पीबीएस का कसूर है कि वो डेटा उस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है कि वो यकीनी बना दे कि कोई भी उसको इस्तेमाल ना कर पाए। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। लेकिन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपेरेंसी, क्या मसला क्या है ट्रांसपेरेंसी से? फिर आपने कहा कि सिस्टम में एपेटाइट नहीं है, क्यों? अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से आईटी की कितनी लोगों की दिलचस्पी है। वायरस बनाते हैं लोग बहुत सारे और फिर एंटीवायरस बनाते हैं। तो जो लोग आईटी से वाकफियत रखते हैं उनको शायद पता होगा कि पहले वायरस बनता है, उसके बाद एंटीवायरस बनता है। यानी पहले कोई बीमारी बनाएगा फिर उसकी दवा बनाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी का भी यही मसला है कि ये फर्ज करें मेरे पास एक PC1 है, मैंने कहा कि जनाब मुझे ये वाला स्कूल लड़कियों का मिडिल से सेकेंडरी अपग्रेड करना है और इसका खर्चा है 50 करोड़ रुपए। अच्छा, तो मैंने इसका पहले तो PC1 बनाया होगा जो पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट का तरीका है, और साथ में मैंने उसका रिवाइज PC1 बनाया होगा जो कि होगा 65 करोड़ का। 50 से मैंने 15 करोड़ बढ़ा के रखे होंगे। तो मैंने रिवाइज PC1 पहले बना लिया होगा और मैंने जानबूझ के उसमें ऐसे डिले फंसाए होंगे, पूरी एक आपकी वैल्यू चेन है उसने मिलके फंसाए होंगे कि वो डिले हो जाए। अगर उसको प्रोजेक्ट को मुकम्मल होना था 1 साल में तो 2.5 या 3 साल में हो। तो इस दौरान क्या होगा कि सरिये की, बजरी की, कंक्रीट की, वेजेस की कीमतें बढ़ेंगी और जो डिपार्टमेंट होगा वो सूबाई हुकूमत या फेडरल हुकूमत के पास जाएगा कि जी तो 50 करोड़ में नहीं बनता, ये तो 60 करोड़ में बनेगा। तो वो कहेंगे ठीक है। तो ये वजह ये है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी। भाई अगर तुमने इसको कंसीव नहीं किया था कि प्राइस बढ़ जाएंगी तो तुमने प्रोजेक्ट गलत डिजाइन किया था, तो उसको अकाउंटेबल करते, वो नहीं होता। अब चूंकि उसको ट्रांसपेरेंट करने में डेटा का रोल होगा, वो उसको नहीं करना चाहेंगे तो जाहिर है फिर ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा। बड़ी मजे की बात की आपने। ये इससे जुड़ी ये एक बात है, 2017 में जो सेंसस हुआ था वो 2023 तक रिलीज नहीं हुआ। उसकी क्या वजह थी? फिर उसकी भी यही वजह थी। उसकी ये तो नहीं थी लेकिन कुछ मिलती जुलती थी। लेकिन 2017 का सेंसस हुआ। अब सेंसस में एक मुसीबत है, सेंसस के साथ नेशनल फाइनेंस कमीशन जुड़ा हुआ है। आपकी 9,500 अरब की जो टैक्स कलेक्शन है उसका 54% चला जाता है सूबों के पास। अब उसमें जो 54% सूबों के पास जा रहा है उसके पीछे जो बुनियाद है वो उनकी पॉपुलेशन है। तो हर सूबे के पास एक परवर्स इंसेंटिव है कि अपनी पॉपुलेशन को ज्यादा कर दे, जितनी ज्यादा करेगा उतना उसका हिस्सा बढ़ जाएगा। नंबर 2, आपकी जो नेशनल असेंबली की सीटें हैं वो डिपेंड कर रही हैं आपके पॉपुलेशन काउंट पे। तो जो सूबा जितनी आबादी बढ़ा देगा उसकी सीटें बढ़ जाएंगी। अच्छा, फिर आपकी जो फेडरल का कोटा है जॉब्स का, मुलाजमतों का, उसके पीछे आबादी है। तो आपने तकरीबन 90-95% जो आपके फेडरल डिजिटल पूल में रिसोर्सेज हैं वो उसकी पॉपुलेशन से जुड़ी हुई है, आपकी पॉवर्टी से जुड़ी हुई है। तो जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे ना, तो यही चीज़ें थी कि कराची में और सिंध में लोगों का ख्याल था कि उनको अंडर काउंट किया गया है। तो उन्होंने बहुत शोर मचाया। फिर उन्होंने कहा कि जनाब आपने सेंसस किया, ना तो हमसे पूछा ना हमें बताया, हम तो इन्वॉल्व ही नहीं थे, आप आके कुछ करते रहे साल तक। फिर वन फाइन डे आपने कह दिया कि सिंध की आबादी 4 करोड़ 73 लाख है, हम तो नहीं मानते। उन्होंने बड़ा वावेला किया। वो 3 या 4 दफ़ा पार्लियामेंट से लेके जॉइंट सेशन सेनेट तक गया, ऊपर नीचे आया, मुजाहरे हुए और 2021 में अप्रूव हो गई। वजह ये थी। और जब 2021 में अप्रूव हुआ रिपोर्टिंग के लिए, तो उसी वक्त आपने एक नए सेंसस की तैयारी भी शुरू कर दी। अब यकीन करें शायद साहब, हम तो हॉल गए थे जब 2021 में 3-4 साल के बाद ये अप्रूव बना और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई तुम दोबारा सेंसस करो। तो अभी तो हम पिछले से ही हम मतलब मरते मरते बचे थे और अपने आप को रिकवर कर रहे थे, तो दोबारा हुक्म आ गया। अच्छा, फिर हुक्म ये आया कि पिछली दफ़ा तुम लोगों ने बड़ी गड़बड़ी की थी, तो सूबे कहते हैं कि तुम खुद ही करके चले गए, तो इस दफ़ा तुम्हें इसको ट्रांसपेरेंट करना है। अच्छा भाई, कैसे करना है ट्रांसपेरेंट? तो ट्रांसपेरेंट ऐसे करना है कि आपको वो आपको प्रोग्रेस मॉनिटरिंग का एक निज़ाम बनाना है कि तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर को नज़र आए कि उसके तहसील में कितने घर काउंट हो गए, कितने लोग आ गए, कितने मर्द, कितनी औरतें, बच्चे वगैरह हैं, और चीफ सेक्रेटरी को सूबे के लेवल पे नज़र आए। तो वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना जो कि डायनेमिक था, स्टैटिक नहीं था, वो बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पीबीएस ने किया और फिर 2023 में इसका रिजल्ट अप्रूव हुआ। सक्सेस थी ये।
राइट डॉक्टर साहब, वो तो सक्सेस है फेलियर है, अगेन फिर वही कंट्रोवर्सी आ जाएगी। अभी फिर कोई शोर उस पे मचना उठना ना शुरू हो जाए उस पे कि ये जो है ये रिजल्ट्स जो है वो डाउटफुल है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो सीसीआई में चारों सूबे उसको साइन कर चुके हैं 5 अगस्त 2023 को, तो फिर अब उनसे पूछा जाएगा कि आपने क्यों साइन किए थे सर। सो ऐसा तो नहीं है कि उनको जबरदस्ती डंडे के जोर पे साइन करवाया? यार मेरा जोर तो नहीं चलता ना, मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ। ठीक। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड, चूंकि मैंने ये लेटेस्ट सेंसस का सवाल चूंकि मैंने जो किया वो एक तो वो कंट्रोवर्सी वाला था, लेकिन आपने यू कवर्ड दैट अप, आपने कहा कि सूबों ने उस पर साइन कर दिया, फाइन। लेकिन what was different about this census compared to so the last census 2017-18 में जो हुआ है, मतलब what do we expect as something different, as something new? ठीक है वो अप्रूव हो गया, but what is new about it, if I can ask this question? To share the fact with you कि two censuses are not comparable। देखिए पिछला सेंसस था वो कागज कलम पर हुआ था, एक फॉर्म होता है जिसमें इन्यूमरेटर लेके पूरे सूबे में घूमता है, तकरीबन 1.25 लाख लोग इन्यूमरेट करते हैं पूरे पाकिस्तान को, और उसमें अगर कोई गलत चीज़ हुई है, अगर किसी स्टेक होल्डर को उस पर शुबा है, आप कोई मिड कोर्स करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ भी पॉसिबल नहीं था। और जो सेंसस आपके पूरे पाकिस्तान में आपके पास अभी तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा स्ट्रक्चर हैं, उस वक्त थे कोई 3 करोड़ 60 लाख के करीब स्ट्रक्चर थे, 365 थे। तो 3 करोड़ 65 लाख स्ट्रक्चर्स की लिस्टिंग, उसमें जो लोग रह रहे हैं उनकी काउंटिंग एक बहुत बड़ा काम है। अब उसमें उसकी टेबुलेशन वो सब कुछ मैनुअल था, तो फॉर्म कलेक्ट होने के बाद रिजल्ट तक आपको 1 या 1.5 साल का इंतजार करना पड़ता था। अभी आपके पास ऑनलाइन प्रोग्रेस आ रही थी, तो ये इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें चूंकि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था, स्टेक होल्डर्स को नज़र आ रहा था, तो आप इसकी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि उनको प्रोसेस पे कम से कम कॉन्फिडेंस होगा। तो जब आप उनके आगे रिक्वेस्ट रखेंगे कि भाई प्रोसेस आपके सामने था, आप उसमें एम्पावर थे कि आप उसको रोक सकते थे, पूरा मैकेनिज्म था कि जिसमें आप अपनी शिकायत दे सकते थे, मिनिस्टर प्लानिंग उसको हेड करते थे, चारों चीफ सेक्रेटरी सूबों के उस सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी की का हिस्सा थे, तो ये प्रोसेस में आप इन्वॉल्व थे, स्टेक होल्डर थे और ट्रांसपेरेंट था। तो अब आपके से हमारी रिक्वेस्ट ठीक है कि आप इसके रिजल्ट्स को भी माने। ये तो एक ट्रांसपेरेंसी पे या क्रेडिबिलिटी पे बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि क्यों डिफरेंट है। देखिए इस सेंसस में आपके 4 करोड़ से ज़्यादा घर स्ट्रक्चर्स जियो टैग्ड हैं। उन स्ट्रक्चर्स में रिहायशी भी हैं, उन स्ट्रक्चर्स में इकोनॉमिक इस्टेब्लिशमेंट भी हैं। एक मैं छोटी सी बात करूंगा, इकोनॉमिक फ्रेम। अभी तक इसमें वाइट के लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए इसमें। पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हो रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्रेम नहीं है। तो फर्ज करें कोई कहता है कि मेरे पास लाइव स्टॉक में ये वाली ब्रीड इस ज़िले में इतनी है, उससे इतना डेयरी की प्रोडक्शन है, इतनी मीट की प्रोडक्शन है, इतनी लेदर की प्रोडक्शन है, इतनी और बाय प्रोडक्ट्स हैं, और मैंने ये सैंपल कर लिया इन 10 या 15 या 20 डिस्ट्रिक्ट से, पाकिस्तान के 160 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और अब मैं उस पर कोई स्केलिंग फैक्टर लगा रहा हूँ, एंड आई वांट टू से समथिंग अबाउट द प्रोविंस कि पूरे प्रोविंस में मीट की या डेयरी की क्या प्रोडक्शन है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये नॉलेज हो कि लाइव स्टॉक की प्रेवलेंस है क्या, एंड सेम इज ट्रू फॉर अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स। तकरीबन 200 मुख्तलिफ तरह की इकोनॉमिक कैटेगरीज हैं जिनमें पाकिस्तान में डेटा जमा किया जा सकता है, वो अभी तक नहीं हुआ था। तो अब अगर इस हालात में आप कोई क्लेम करते हैं पाकिस्तान की किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, किसी इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, वो किसी डेटा से गाइड नहीं हो रही, उसके नीचे कोई बॉटम अप बेस नहीं है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि आपके पास एक इकोनॉमिक फ्रेम मौजूद है जिसमें कम से कम 150 इकोनॉमिक कैटेगरीज पे आपने डेटा जमा किया है बॉटम अप तरीके से। और इसके जो डिविडेंड्स हैं वो तो बेइंतहा हैं, उस पर तो इस सेशन में भी आप अगर दिलचस्पी हो तो मैं बात करूंगा, पूरा डेडिकेटेड सेशन भी रखा जा सकता है। होपफुली हमारा एक डेडिकेटेड सेशन इस चीज़ पे होगा, स्पेशली द मेथोडोलॉजी ऑफ नेशनल अकाउंट्स, द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड SNA जिसे हम कहते हैं। बट मूविंग टूवर्ड्स द अदर क्वेश्चंस एंड समथिंग रिलेटेड, एक दो चीज़ें सेंसस से रिलेटेड। एक तो डॉक्टर साहब हमने एक वो जो एक वर्ड्स कुछ बहुत ज़्यादा सुनते हैं ना पाकिस्तान में, उसमें एक जिस तरह एक होगा कि गेम चेंजर और गेम चेंजर।
हाँ तो एक लफ्ज सेंसस से और स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड जो मैंने बहुत ज़्यादा और लोगों ने भी सुना होगा वो है डिजिटल सेंसस, और कि डिजिटल उसका इस्तेमाल, डिजिटल सेंसस का बहुत सुना है, बट व्हाट अबाउट इट, व्हाट अबाउट द डिजिटल सेंसस? और दूसरा ये कि ये जो आपने अभी जो लेटेस्ट सेंसस है, सो व्हाट अबाउट दैट, let me bring in that question again about fear of evaluation. So with this census, is that, has that fear gone, is that fear still there? So some, if someone questions you, अगर आपसे कोई सवाल उठाए उस चीज पे, would you be ready to answer that? यस। देखिए मैं थैंक यू वेरी मच, ये मेरी हेल्प कर रहे हैं असल में। जो बात शुरू हुई थी ना एवेल्यूएशन की, वो वापस लेके आते हैं कि हाउ दिस डिजिटल सेंसस कैन हेल्प यू। मैंने अभी बीच में आपसे कहा था कि सबसे अच्छा जानने का मोड कौन सा है। आप चीज़ों को देखते हैं, तस्वीर को देखते हैं, उससे कलर से, उसके डिज़ाइन से, उसकी थीम से आप अट्रैक्ट होते हैं। अगर वो तस्वीर डायनेमिक हो तो आपकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है। अगर वो तस्वीर बोलती हुई नज़र आए तो आपकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है, और आप अगले स्टेज पर जाते हैं कि अगर उस तस्वीर के पीछे कोई मटेरियल है, कोई थ्योरी है, कोई और मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको जानने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचें कि आपके पास 2017 के सेंसस से पाकिस्तान में 3 करोड़ 60 लाख फॉर्म्स जमा हुए स्ट्रक्चर्स के। क्या ये आसान है कि आप उस 3 करोड़ 60 लाख फॉर्म्स पे कितने मर्द, औरतें, उनकी उम्रें, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनकी ऑक्यूपेशन, उनके घर में बिजली, गैस या दूसरी चीज़ों के मसाइल, एक्सेस, क्या उन 3 करोड़ 60 लाख फॉर्म से आप यूं कर सकते थे वो इंफॉर्मेशन क्रिएट? नहीं कर सकते थे। डिजिटल सेंसस आपको इनेबल करता है। अब मैं कम से कम 4 चीज़ों की बात करता हूँ शायद साहब, जिसमें डिजिटल सेंसस को आप लीवरेज कर सकते हैं उसके डिविडेंड्स को रीप करने के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इक्विटी की। अच्छा, ये लफ्ज़ हम बोलते हैं और हम कहते हैं कि शायद ये पता नहीं सिर्फ लफ्ज़ हैं, और ये जो डेवलपमेंट वाले जार्गन इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि अब इस सेंसस में आपके लिए पॉसिबल है कि किसी भी तहसील को आप सब तहसील लेवल पर, गांव या यूसी या वार्ड के लेवल पर देख लें, और वहां किसी एक एज कोहॉर्ट की कंसंट्रेशन निकाल लें। मिसाल के तौर पर जो 15 साल तक की लड़कियों की आप निकाल लें, जो कि आपके हिसाब से सेकेंडरी या मिडिल स्कूल की एज बनती है। इसका पिरामिड बना लें किसी भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, तहसील पे। उसी के साथ उसी तहसील पर आप ये देख लें कि आपके मिडिल या सेकेंडरी स्कूल या प्राइमरी स्कूल कितने मौजूद हैं। आपके जितनी भी एजुकेशन के इंडिकेटर्स हैं, जिसमें आउट ऑफ स्कूल है, जिसमें जनरल एनरोलमेंट है, जिसमें नेट एनरोलमेंट है, जिसमें ड्रॉप आउट है। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि उनके तालीमी इस्तेदाद क्या हुई, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, वो सुनते ना कि 8वीं की बच्ची तीसरी का हिसाब नहीं कर पा रही, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो एक तरफ उस तहसील पर आप कर लें कि ये लड़कियां कितनी है इस एज ग्रुप की, दूसरी तरफ आप ये कर लें कि लड़कियों के स्कूल कितने हैं। अब अगर वो लड़कियों की तादाद असल में आपको डिमांड का बता रही है और स्कूलों की तादाद असल में आपको सप्लाई का बता रही है, ये आप नक्शों की सूरत में कर सकते हैं, इन स्नैप कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जहां ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट के डिसीजन होते हैं, प्लानिंग कमीशन फेडरल गवर्नमेंट पर है, पीएनडी डिपार्टमेंट सूबों में है। मैंने आपसे भी अर्ज किया था 2000 अरब का पैसा हर साल लगभग जाता है इन कामों के लिए। तो क्या आप नक्शे में ये नहीं दिखा सकते, बजाय रिपोर्टों और डिस्कशन के, कि भाई यहाँ लड़कियां बहुत ज्यादा हैं स्कूल का में, यहाँ स्कूल बहुत ज्यादा हैं, लड़कियां इतनी नहीं है। जब आप ये दिखा पाएंगे तो फिर आपको नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फौरन वो काम कर सकेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जब नीड आइडेंटिफिकेशन आपने कर ली कि भाई यहाँ डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, स्कूल इधर बनाओ। और अगर ये चीज तालीम के लिए सही है तो ये चीज सेहत के लिए भी सही है। ये चीज अमने आमा यानी पुलिस एक्टिविटीज उनके लिए भी ठीक है, उनको वीआईपी के प्रोटोकॉल के लिए ना लगाओ, आम लोगों की हिफाजत के लिए लगाओ ताकि अमने आमा हो। तो नीड आइडेंटिफिकेशन में ये आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से डिमांड और सप्लाई का मिसमैच या मैच बता सकता है, ट्रांसपेरेंसी ला सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है गवर्नमेंट बहुत अच्छी हमारी, और उसने देखा कि इधर मिसमैच है, इधर पैसा लगाते हैं, लगाओ पैसा। उसके बाद वो ये भी तो देखे ना कि इस खतीर रकम से हम बेसिक हेल्थ यूनिट बना रहे हैं, स्कूल को अपग्रेड कर रहे हैं, या पुलिस स्टेशन बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई रिजल्ट फ्रेमवर्क भी तो होगा ना कि 2, 3, 5 साल के बाद आप इस तालीम इशारियों को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएंगे, तो रिजल्ट फ्रेमवर्क को यूज करोगे, फिर ट्रांसपेरेंसी आएगी। तीसरी चीज, अगर ये हो जाता है
तो भाई पंजाब में तकरीबन 50,000 स्कूल हैं, सिंध में 45,000 स्कूल हैं, जिसमें 40,000 के करीब वो एक कमरे वाले हैं, बाकी फॉर्मल नॉर्मल स्कूल हैं। तो उनका कोई गवर्नेंस का सिस्टम भी तो होगा ना, कि वहाँ स्कूल का टीचर जा रहा है, वहाँ कुछ बच्चे आ रहे हैं, वहाँ कुछ स्टेशनरी है, वहाँ कोई इम्तहान होता है, तो ये पूरे साल वो उसकी गवर्नेंस भी तो करते होंगे ना। तो अगले स्टेज पे उसी स्कूल के जियो टैग पर आप वो गवर्नेंस की इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हैं, तो बहुत कुछ मुमकिन है। अब मैं तो इसके ग्रोथ पे भी बात कर सकता हूँ, मैं इसके सप्लाई चेन पे भी बात कर सकता हूँ, यानी इम्कानात की एक दुनिया है, एक रास्ते हैं। बात यह है कि हम चलने पर विलिंग हो। ये हालात मुश्किल हैं और कोई बहुत अच्छे नहीं है, सबको पता है कि जिन हालात में आजकल हम रह रहे हैं, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपके लिए अपनी डायरेक्शन को पॉजिटिव करना मुमकिन नहीं, आप कर सकते हैं। यू हैव टू मेक चॉइसेस। बहुत बड़े लेवल पे जाके आप डेंट ना कर सकें, जिस स्टेज पर आप हैं उसमें तो आप अपनी राह बहुत सारी चीजों से खुद मुतय्यन कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, एक just a few more questions before we move to the floor if anybody has question. डॉक्टर साहब, मेरे सामने एक टेबल है, दिस इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान एट कांस्टेंट प्राइसेस, और इसमें ईयरली डेटा है, इसमें एक प्रोविजनल फिगर 2023-24 की भी दी हुई है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर एसएमई की ग्रोथ 9%, कंस्ट्रक्शन इज 6%, स्लॉटरिंग इज 7%, एजुकेशन 10%, यूटिलिटीज -10%। उधर ग्रोथ हो रही है, इधर यूटिलिटीज -10% में चली गई हैं। फिर उसमें ये देखें कि वन नोटिसेस के होलसेल रिटेल जो है, होलसेल रिटेल, इट वाज मॉडेस्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैड हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस थिंग? मतलब ये चीज़ें जो आती है थोड़ी सी फिर डेटा पे डाउट नहीं क्रिएट करती? हाँ बिल्कुल, आपका सवाल सही है। अच्छा, कुछ चीज़ इसमें टेक्निकल है, मैं उसकी वजाहत की कोशिश करूंगा। मुझे पता है एक और क्रिटिसिज्म आएगा, और आपने सही कहा था, इस पे डेडिकेटेड सेशन रखने फ़ायदेमंद होगा। ये आपकी यूटिलिटीज़ की ग्रोथ नेगेटिव है। अब जो लोग नेशनल अकाउंटिंग से थोड़ी वाकफियत रखते हैं वो इसको समझ लेंगे, ये लिमिटेशन है। आप सब्सिडीज़ देते हैं बिजली में, और भी 10 चीज़ों में देते हैं, बिजली में देते हैं। 2 साल पहले जो सब्सिडी का हजम था वो 900 अरब रुपए का था तकरीबन, ठीक है। अब वो सब्सिडी जाती है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को, या पब्लिक सेक्टर में जो भी जनरेशन में या डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे इदारे काम कर रहे हैं, और वो बदकिस्मती से स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि वो उनकी आमदनी का हिस्सा बन जाएगी। यानी मैंने 900 अरब रुपए दिया जनरेटिंग कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर की या पब्लिक सेक्टर की, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, एनटीडीसी को मिला के मैंने 900 अरब रुपए दिया, वो उनके रेवेन्यूज में चला जाएगा। जीडीपी क्या है कि एक साल में जो उस इदारे ने वैल्यू एडिशन की है, सब इदारों ने उसको सम कर लेते हैं आप, तो उसके रेवेन्यू में से उसकी कॉस्ट निकाल दें, ये उस इदारे की वैल्यू एडिशन है। तो मैं टैक्स का पैसा, ठीक है वो क्रिटिसिज्म आएगा, वो मैं उसको सब्सिडी दे रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती से वो उसके रेवेन्यूज में काउंट हो रही है। स्टैंडर्ड यही है। अगले साल में वो सब्सिडी 400 से कुछ ज्यादा थी, 400 या 450 अरब थी बिजली की सब्सिडी। इस साल में वो मजीद 160 अरब कम हो गई है, तकरीबन 240 अरब है। तो जब आप सब्सिडी 900 अरब से 240 या 260 अरब पर ले आएंगे, तो वो पूरा सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाएगा। फिर पिछले 1.5 या 2 साल से आप ये चीज देख रहे हैं कि जैसे जैसे टैरिफ बढ़ते जा रहे हैं, जो जनरेटिंग कंपनीज हैं इनकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है, क्योंकि लोग बिजली इस्तेमाल कम कर रहे हैं, या तो चोरी कर रहे हैं या अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो अपना इस्तेमाल ही कम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जनरेशन कम हो रही है। तो आपको मनफी नंबर इसलिए नजर आता है। फिर दूसरी जो बात की आपने कि होलसेल रिटेल, वो कोई इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा इस साल 2023-24 की जीडीपी में, जबकि आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत बड़ी है। गंदम इस दफ़ा 31.4 मिलियन टन है, चावल तकरीबन 9.5 मिलियन टन है। देखिए, आपकी गंदम या कमोडिटीज़ बढ़ेंगी तो नेचुरली वो चीज़ बिकेगी तो होलसेल रिटेल का इजाफा होगा। तो आपकी एक्सपेक्टेशन ठीक थी कि वहाँ इजाफा होना चाहिए। होलसेल रिटेल में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, इम्पोर्ट्स भी हैं और इंडस्ट्री भी है। इंपोर्ट आपकी बिल्कुल नीचे बैठी हुई है, तो उसकी वजह से जो इजाफा आना था वो इंपोर्ट की वजह से, उसके डिप्रेशन की वजह से बहुत कम हो गया है। यही वजह है कि आपको होलसेल रिटेल में एक मॉडेस्ट सा नंबर नजर आता है। ठीक, डॉक्टर साहब, आई एम श्योर देयर वुड बी अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्लोर ऑन दीज एंड रिलेटेड इश्यूज। एक दो सवाल है, फिर उसके बाद वील मूव टू द फ्लोर। सबसे पहले
डॉक्टर साहब ये जो पीबीएस के स्टेटिस्टिक्स होते हैं, आई नो एंड लॉट ऑफ पीपल हु नो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के आपकी मीटिंग्स भी होती है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से, यू गिव योर इनपुट, स्टेटिस्टिक्स जो उनको चाहिए होते हैं आप उनको प्रोवाइड करते हैं, बट how often do you see these statistics being used in designing a good policy, a good one, and how many good policies have you seen in your service? You have worked with the public sector a lot, आपने public sector के साथ काफ़ी काम किया है, ये दादोशुमार जो होते हैं आपने कितनी पॉलिसीज़ में इस्तेमाल होते देखे हैं और कितनी अच्छी पॉलिसीज़ में इस्तेमाल होते देखे हैं? देखिए, अच्छे डेटा का इस्तेमाल पब्लिक पॉलिसी में, सोशल पॉलिसी में कम है, बहुत कम है। नीड आइडेंटिफिकेशन में किसी हद तक इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है, लेकिन जो जिसे हम कहते हैं ना कि आपने नीड आइडेंटिफाई करके तो आपने जवाब पैदा कर लिया ना कि यहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट होगी, उसका कोई रिजल्ट फ्रेमवर्क बनेगा कि भाई ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा 2 या 3 सालों में, इसका कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, इसमें इनपुट्स होंगे, और वो हो सकता है तालीम में, हो सकता है सेहत में, हो सकता है इरिगेशन में, हो सकता है अमन अमा में हो, तो फिर उसका कोई आउटकम होगा। वो रिजल्ट फ्रेम लिखा हुआ नहीं होता, वो चूंकि पब्लिक पॉलिसी में भी नहीं होता, तो ज़ाहिर है फिर उस पॉलिसी के नीचे जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें भी नहीं होता, तो बहुत कम है इस्तेमाल। जब तक ये आप इसमें आसानियां पैदा नहीं करेंगे विजुअलाइजेशन के जरिए कि आपके पास डेटा मौजूद है। पीबीएस एक इदारा है, ठीक है, वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, लेकिन सूबों में भी प्रोविंशियल ब्यूरोज भी हैं, नादरा आपका बहुत बड़ा डेटा है, एफबीआर आपका बहुत बड़ा डेटा है, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेटा प्रोड्यूसर्स हैं। ये जब तक आप विजुअलाइजेशन क्रिएट नहीं करके लोगों को इन्फॉर्म करें, इसको डिस्कोर्स में लेके आएँ, इश्यूज हैं ट्रांसपेरेंसी के, परफॉर्मेंस के, गवर्नेंस के, एपैथी के, पॉलिटिसाइजिंग ने गवर्नेंस को बहुत मारा है, बहुत ज़्यादा मारा है। अभी दूसरे सेशन में ये बात हो रही थी कि मसला इन्वेस्टमेंट का नहीं है, मसला ये है कि अगर मैं पॉलिटिकली अपॉइंट कर लेता हूँ टीचर्स को या डॉक्टर्स को, या डॉक्टर को मैं हार्डशिप अलाउंस देता हूँ कि तुमने जाके काम करना है डीजी खान में, वो किसी तरह जोर लगा के दोबारा लाहौर या मुल्तान आ जाता है, तो डीजी खान तो सफर करता रहेगा, जितनी मर्जी मैं अपॉइंटमेंट कर लूँ, जितनी मर्जी मैं रूरल हेल्थ सेंटर बना लूँ। मसला गवर्नेंस का ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, और डेटा का इस्तेमाल बहुत कम है, ये होना चाहिए। जब तक होगा नहीं, अकाउंटेबिलिटी भी इतनी शुरू नहीं हो सकती। शुक्रिया डॉक्टर साहब। वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गो टू द फ्लोर, एंड ये सवाल है, चूंकि आपने प्रोविंशियल स्टेटिस्टिक्स का, प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का जिक्र किया, वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज कि चले अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको टेबल बताया कि पीबीएस प्रेजेंट जो है, पीबीएस कम्स अप विद इट्स टेबल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वी फाइंड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऑन प्रोविंशियल लेवल। हमें प्रोविंशियल जीडीपीज का पता ही नहीं है, और प्रोविंशियल ब्यूरोज ऑफ स्टेटिस्टिक्स हैं, उनकी अगर वेबसाइट पे जाएं तो इन मेनी इंस्टेंसेस, विदाउट नेमिंग नेम्स, उनका डेटा जो है आई हैव सीन कि वो कोई उसकी इतनी रिलायबिलिटी भी नहीं है, और ना वो जिस तरीके से उसको बिल्डअप किया होता है, दैट्स वेरी क्वेश्चनेबल। सो सवाल ये है कि क्या आप फेडरल लेवल पे पीबीएस और प्रोविंशियल पीबीएस जो हैं, इनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन है? कभी उन्होंने ये चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि कैन यू हेल्प अस आउट इन डिटर्मिनिंग जीडीपी, या फिर सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट के तहत हम अपना प्रोविंशियल जीडीपी निकालना चाहते हैं, तो क्या, और उसमें कैसी, अगर नहीं किया तो वो क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं? कैन यू हेल्प देम आउट? अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये देखिए, डेवोल्यूशन को 2011 आप देखें ना, कितना अरसा हो गया। प्रोविंशियल जीडीपी अभी तक बन जानी चाहिए थी, या उस पर सिग्निफिकेंट काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। उसमें शायद सब 2 इश्यूज हैं। सॉरी, मैं इसको थोड़ा अगर टेक्निकली ओवरलोड कर रहा हूँ। जीडीपी एस्टिमेट करने का जो स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं आप सूबों को या मुल्कों को, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट होता है। अच्छा, आप आसान जबान में समझ लें कि आपके जितने सोशल सेक्टर हैं, इकोनॉमिक सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स, उसमें एक साल में उन्होंने कितनी रेवेन्यू कमाया है और कितनी उनकी कॉस्ट है, ये आपको हर सेक्टर, हर डिपार्टमेंट, पब्लिक प्राइवेट, ये आपको अशारिया, आपको नंबर जमा करने होंगे। तो अभी जो सूरत हाल है, तकरीबन 50-55% ये जो नंबर्स हैं, ये बॉटम अप होने चाहिए। कुछ सूबों की वो बॉटम अप की कैपेसिटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी मुकम्मल नहीं है, और कुछ सूबे उसमें उन्होंने अभी कोई खातिर खा काम नहीं किया है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि जब तक वो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट में वो सोशल इकोनॉमिक सेक्टर्स की वैल्यू एडिशन को नापने का, उनकी ह्यूमन रिसोर्स को रखेंगे,
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, वो निज़ाम इस्टेब्लिश करेंगे और सस्टेन करेंगे। जब तक उसको वो नहीं करेंगे, उस सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं करते, उस वक्त तक प्रोविंशियल जीडीपी शुरू होना मुश्किल है, नंबर एक। नंबर दो, अभी मैंने सेंसस का कहा था कि एक सूबा कहता है कि मैं हूँ 12 करोड़, दूसरा सूबा कहता है मैं हूँ 5 करोड़, और तीसरा कहता है मैं पहले तो 2 करोड़ था लेकिन अब मैं 4 करोड़ हूँ। तो बाकी दो सूबे हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्या बात है, तुम क्या इतनी बिजली की रफ्तार से तुम कैसे बढ़ सकते हो, इंसान की आबादी है ये, इतनी जल्दी तो नहीं बढ़ सकती। और ज़ाहिर दूसरे सूबों की सीटें जा रही हैं, एनएफसी का पैसा जा रहा है, मुलाजमतें जा रही हैं, तो शोर मचाएंगे। तो अगर फिर दूसरा क्वेश्चन, प्रोविंशियल जीडीपी में वही चीज़ यहाँ आ जाती है कि भाई एग्रीगेट कौन करेगा। एक सूबा कहता है कि मैंने 100 रुपए में से 50 पैदा किए, दूसरा सूबा कहता है मैंने 25 पैदा किए, और तीसरा कहता है कि मैंने भी 50 पैदा किए। तो भाई तो तीन ही सूबों पे 120 रुपए हो गए। तो ये तो फिर 100 रुपए और 120 रुपए, नेशनल लेवल पर आपकी जीडीपी है 100 रुपए, और तीनों प्रोविंस कह रहे हैं कि नहीं 120 हो गई। तो एग्रीगेशन का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें चारों सूबों को मानना पड़ेगा कि पहले तो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट को अडॉप्ट करो और अपनी ह्यूमन रिसोर्स स्टैंडर्ड्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आओ, डेटा जमा करने का तरीका कि जिसमें तुम बॉटम अप वैल्यू एडिशन नाप सको सेक्टर्स की। नंबर दो, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो पीबीएस अप्लाई करेगा। पीबीएस खुद स्टैंडर्ड नहीं बनाता, यूनाइटेड नेशन के स्टैंडर्ड्स अप्लाई करता है, जो पूरी दुनिया के 200 मुल्क वही फॉलो करते हैं, हम भी वही करते हैं। और फिर पीबीएस एग्रीगेट करेगा, वरना फिर ये इशू पॉलिटिकल बन सकता है। तो हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसको सीसीआई से गुजारें और चारों सूबे इन चीज़ों को मान लें। जैसे वो मान लेते हैं और उससे रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर लेते हैं, ये प्रोविंशियल जीडीपी का सिलसिला शुरू होगा। फिर 1.5-2 साल लगेंगे, उसमें वो हो जाएगी इंशाल्लाह। या इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान में तो जिस रफ्तार से काम होते हैं डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में 1-2 साल को तो भूल जाए, 5-6 साल 10 साल का ये प्रोजेक्ट होगा कम से कम, उससे पहले नहीं होना। लेकिन फिर भी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अब विल मूव टू द फ्लोर, इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज। मैं इसी हवाले से आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जब 2017 का सेंसस हुआ था उसका और जो 22 के अंदर सेंसस हुआ, इनका जब आपने कंपैरिजन किया तो क्या आपको डाटा सेट में कोई डिफरेंस मिला? ये माइक आप करीब कर सकते हैं। और स्पेशली इस हवाले से जब सिंध के अंदर, कराची में स्पेशली एक पॉलिटिकल पार्टी ने 2017 के सेंसस में भी क्वेश्चन रेज किए कि जी हमें कम काउंट किया जा रहा है, और 22 के सेंसस के अंदर भी उनके इस तरह के कंसर्न थे। तो इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? आपने कह दिया कि ठीक है जी आप डिजिटाइजेशन की तरफ जाएं, लेकिन हम देखते हैं दूसरी साइड पे कि बलूचिस्तान में अभी तक जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बोर्ड ही नहीं बना, जबकि सिंध के अंदर है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? देखिए, मैं आपका बलूचिस्तान वाली बात मैं नहीं सुन पाया, लेकिन जो आपने 2017 में पॉलिटिकल इश्यूज थे सिंध का और ख़ासतौर पे कराची का जो कंसर्न था, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, जो मैंने इस इदारे को 2021 में ज्वाइन किया, तो ज़ाहिर है मैं ओन करता हूँ जो भी उसका माजी में जो कुछ भी हुआ। ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि 7 या 8 दफ़ा MQM के और सिंध गवर्नमेंट के, चाहे वो सेनेट के मेंबर्स हों, पार्लियामेंटेरियंस हो, प्रोविंशियल असेंबली के लोग हों, या जो ऐसे पॉलिटिशियंस हों जिनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिसमें जमात भी है, MQM के भी लोग थे, उन सब ने पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स में 6 या 7 दफ़ा आए। और मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि एक ठट्ठा में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया, सिंध यूनिवर्सिटी का, ठट्ठा में, सुजावल में एक, और उसमें वो बिल्कुल वो सैटेलाइट कैंपस था, और उसमें कोई इवन के उसकी 4 दीवारी भी नहीं थी। और उसमें उन्होंने कहा कि इस जगह तो आबादी होनी चाहिए थी इतने हज़ार, क्योंकि इतने डिपार्टमेंट्स और फलाना ढिमका है, और उस जगह सिर्फ चौकीदार था। तो जब हम उनको वहाँ लेके गए तो आप यकीन करें सिर्फ वो 5 या 4 चौकीदारी निकली, और यूनिवर्सिटी फंक्शनल नहीं थी, उसको इसकी बुनियाद ही नहीं थी। अच्छा, इस तरह कराची में उन्होंने 4 या 5 जगहों पे जहाँ इतवार बाजार लगता है, उस पर उन्होंने कहा कि यहाँ तो इतनी हमने सैटेलाइट से आपको लोग दिखा रहे हैं फलाना ढिमकाना, और यहाँ आपने मिसकाउंट किया है। जब हम उनको लेके गए तो फिर हमने उनको दिखाया कि जनाब ये आप इतवार को दिखा रहे हैं, अब बराए मेहरबानी हफ्ते के बाकी 6 दिनों में देखें, यहाँ कोई बंदा नहीं है। तो जो जो उनकी रिजर्वेशंस थी वो एड्रेस की। अच्छा, फिर 2023 का जब सेंसस आया तो उस पर MQM के, जमात के बेपनाह एतराज़ात थे, और वो सबसे ज़्यादा लेके आते थे के इलेक्ट्रिक का डेटा। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि मेरा ताल्लुक, मेरी सारी उम्र कराची से गुजरी है, तो कराची के नक्शे से मैं
अगर इनसे ज़्यादा नहीं तो मेरी वाकफियत इन लोगों से कम भी नहीं है। पैदाइश मेरी ओकाड़ा की है, लेकिन सारी उम्र मेरी कराची में गुजरी है। के इलेक्ट्रिक के 29 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 10% कुंडे हैं। 29 लाख में 3 लाख आप जोड़ दें तो ये बने कितने? 32 लाख। आप 10% और कर लें, 15% और कर लें, 33 लाख कराची में स्ट्रक्चर्स का काउंट है, हाउस होल्ड्स का काउंट है। अब इसमें 1 या 2% एरर हो सकता है, लेकिन जो ये गुफ्तगू करते हैं 4 करोड़ की, 3 करोड़ की, 5 करोड़ की, खुदा को माने दिल्ली जो मेट्रोपॉलिटन है, ग्रेटर दिल्ली, जिसमें पता नहीं कितने इलाके आ जाते हैं, तकरीबन सूबे के जितना बड़ा है, उसकी आबादी 2 करोड़ से ऊपर है। तो कराची में एक सोच पाई जाती है कि ठीक है इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कहना कि कराची 3 करोड़ है या 4 करोड़ है, ये इतनी कोई सही बात नहीं है। और फिर जब भी हम उनको लेके जाते हैं कि तुम वो बिल्डिंग दिखा दो जो हमने मिस की हो या हमने अंडर काउंट की हो, वो नहीं दिखा पाते। मैं आपके सामने ये इसको बता रहा हूँ कि बाकी सब जगहों पे भी मैं फील्ड में रहा हूँ। 2023 का सेंसस किया तो मार्च से लेके जून तक मैं शायद दफ्तर में अपने इस्लामाबाद में कम था, ज़्यादातर फील्ड में होता था 3 महीने। और उसमें कैन यू बिलीव मैं 1 महीना कराची में रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि बाकी पाकिस्तान के किसी बलूचिस्तान से कुछ आवाज़ें आई, लेकिन सबसे ज़्यादा इश्यूज कराची से है और हमने हर दफ़ा उनको दिखाया। लेकिन अब अगर किसी ने नहीं मुतमईन होना तो क्या कर सकते हैं। जी थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि पीबीएस जो अभी सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स की आपने बात की, तो पीबीएस 2008 का सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स फॉलो कर रहा है। फिर यूएन की ये बात की आपने, यू के वी फॉलो द यूएन नेशनल अकाउंट्स। यूएन अभी 2025 सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स बनाने की कोशिश कर रहा है, विच ऑल कंट्रीज विल कंटिन्यू फॉलोइंग, मे बी 2026 या 1-2 साल में 2025 के सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स पे कन्वर्ज कर जाएंगी। तो पीबीएस की क्या कैपेसिटी है इस वक्त 2025 के सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स के बारे में, और हम 2025 का जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है उसमें कब तक मूव करेंगे? थैंक यू। जो 2025 का सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट है वो अभी फॉर्मेटिव फेज में, और इसको अडॉप्ट सारे मुल्क एक साथ तो इसकी हर चीज़ को नहीं कर सकेंगे। जिसमें एक चीज़, उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी पे भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। पहले तो डेटा कलेक्शन पे आपके स्टैंडर्ड्स हैं, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी पर स्टैंडर्ड्स हैं कि क्वार्टरली करेंगे, फिर उसके बाद आपके डिसेमिनेशन पे, कैलेंडर पे स्टैंडर्ड्स हैं, फिर वो उसका ब्रेकअप रीजनल कैसा होगा, आप सूबे की जीडीपी निकालेंगे, शहर की निकालेंगे, उस पर बहुत सारी चीज़ें। तो सारी की सारी चीज़ें तो एकदम शायद नहीं फॉलो हो सकेंगी, लेकिन क्वार्टरली जीडीपी आप लोगों को शायद पता है वो पाकिस्तान ने देना शुरू कर दी है। प्रोविंशियल जीडीपी की तरफ हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन मैंने अभी वही आपको कहा था कि वो ऐसे नहीं कि कैपेसिटी उनको अपने अंदर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। एक बहुत खूबसूरत बात है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट में 2025 में, ये आप लोगों के लिए जानना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत ज़रूरी है। ये देखें कि आपको पता है कि जब कोई आप इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेने जाते हैं या पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे कोई कोलेटरल मांगता है, गिरवी रखवाता है, कुछ आपकी जायदाद होगी, कोई वैल्यूएबल होगा, कोई चीज़ भी गिरवी रखाता है, फिर आपको लोन देता है कि अगर आप खुदा न खासा डिफॉल्ट करते हैं तो आपकी जो गिरवी रखी हुई चीज़ वो जब्त कर लेता है मालियाती इदारा। कैन यू बिलीव के डेटा के अब 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक, जिस तरह आपके जीडीपी के कॉन्सेप्ट्स हैं, इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स हैं, वेल्थ के, स्टॉक के और फ्लो के, डेटा में ये चीज़ अब इमर्ज नहीं हो रही, ये अब चीज़ मैच्योर होने वाली है कि डेटा, एक फर्ज करें कि मैं क्लेम करता हूं कि ठीक है भाई मैं पीबीएस के लिए काम करता हूं, तो मैं कहूंगा सबसे बेहतरीन और बड़ा डेटा पीबीएस का है, सारे इस पे ओवरले करें अपना डेटा। अच्छा, एफबीआर आ जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या है, मेरा डेटा तुमसे कहीं बड़ा है, कहीं मैच्योर है, कहीं ट्रांसपेरेंट है, कहीं रोबस्ट है, तो तुम हटो, मेरे पे सारे ओवरले होंगे। वो नादरा आ जाता है कि तुम दोनों क्या बेचते हो, हटो यहाँ से, ये तो काम ही मेरा है, तुम लोग मेरे वाले डेटा पे डेटा लगाओगे, तो हम तीनों में लड़ाई हो जाएगी और कोई एक जीतेगा। अच्छा, जो भी जीतेगा उस पे बाकी सारे डेटा लगने लग जाएंगे। नाउ ट्राई टू नो कि हो क्या रहा है। इस लड़ाई के बाद कुछ डेटा प्रोड्यूसर्स की हैसियत हो जाएगी फ्लो की, ट्रिब्यूटरीज की, और कुछ डेटा बेसिस बन जाएंगे झील या समंदर, स्टॉक। अब इससे होगा क्या, डेटा का लैंडस्केप ही चेंज हो रहा है। जो डेटा सिस्टम
झील या समंदर बनेगा, वो कहेगा कि भाई मैं स्टॉक हूं, मैं वेल्थ हूं, अब मैं सुकूक बॉन्ड लेने जा रहा हूं $5 अरब के, और मैं बहुत बड़ा एक समंदर हूं डेटा का, मैं स्टॉक हूं, मेरे अंदर पीबीएस भी गिरता है, मेरे अंदर एफबीआर भी गिरता है, मेरे अंदर गैलप भी गिरता है, मैं हर साल बड़ा हो रहा हूं, ये मुझे देते रहेंगे डेटा। तो चूंकि मैं तो एक गोइंग कंसर्न हूं, ये सारे मुझे डेटा देते रहेंगे, मैं बड़ा होता रहूंगा, तो तुम मुझे $5 अरब दे दो, क्योंकि मैं तो इससे जो ना 10 साल में $20 अरब पैदा कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारा डेटा मैं पैसा वापस कर दूंगा। दिस इज द चेंजिंग सिचुएशन नाउ। डेटा इटसेल्फ अब उस सोच में जा रहा है कि कुछ डेटाबेसेस फ्लो होंगे और कुछ डेटाबेसेस स्टॉक होंगे, तो डेटा वेल्थ बनेगा। जस्ट लाइक आपका रियल एस्टेट, आपका कोई भी एसेट, उसकी एप्रिसिएशन होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ रोबस्ट, हाउ इंफॉर्मेटिव, हाउ यूजेबल, हाउ यूजफुल, हाउ अपडेटिंग, हाउ सब्सक्राइबिंग टू पब्लिश कैलेंडर योर डेटाबेसेस, उसकी वर्थ बढ़ेगी, और उन सब लोगों की वर्थ बढ़ेगी जो उस डेटा सिस्टम में काम कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट की, डेटा साइंटिस्ट की, इसमें इकोनॉमिस्ट भी होंगे, इसमें डेमोग्राफर्स भी होंगे, इसमें सोशल साइंटिस्ट भी होंगे, लेकिन उनकी होगी जो डेटा को पीडीएफ में नहीं करेंगे, जिनका इस पे यकीन होगा कि डेटा को जानने का, इस्तेमाल करने का बेहतरीन जरिया देखना और सुनना है। जो ये कहेगा कि नहीं, मैं तुमसे पहले रीड करवाऊंगा ताकि तुम कॉम्प्रिहेंड करो, और फिर मैं सोच रहा हूं कि तुम ज़हीन भी होगे तो एनालाइज कर लोगे और इससे डेटा यूज हो जाएगा, तो जो ये सोच रहा है वो सबसे बड़ा अहमक है। थैंक यू डॉक्टर साहब। जस्ट टू शेयर विद यू बिफोर आई गो टू डॉक्टर आबिदुल्ला, एक छोटा सा वाकया शेयर करता हूँ जस्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा। अभी कुछ अरसे पहले अराउंड 5-6 years ago न्यूयॉर्क में एक फाइनेंशियल फर्म थी जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ इस बात पे खर्च किए कि कुछ किलोमीटर की उन्होंने केबल लाइन बिछानी थी, जस्ट सो दैट जो डेटा उनके पास पहुंचता है और उसकी कंपटीशन में जो उसकी फर्म्स थी उनके साथ compete कर रही थी, वो उसको 1 मिनट पहले या 40 seconds पहले पहुंचे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा। जी डॉक्टर साहब। Yeah, thank you very much. This is Dr. Abedullah from PIDE. Really very useful information. So किसी भी मतलब पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में डाटा का बहुत अहम रोल होता है। तो मतलब आई सर्टनली बिलीव पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जो है 22%, मोर देन 22% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर सेंसस सिंस लास्ट 14 years मतलब नहीं हुआ, ओल्ड है। तो मतलब हाउ डू यू बिलीव, मतलब इसमें क्या हर्डल्स हैं, क्यों नहीं ये हो पा रहा है? तो आई थिंक इसी वजह से एग्रीकल्चर पॉलिसी भी फ्लॉप हो रही है, क्योंकि हमारे पास बड़े मतलब रिलायबल इंफॉर्मेशन ही नहीं है जिसकी बेस पे हम बिल्डिंग खड़ी कर सकें। थैंक यू। बिल्कुल सही है, ये पीबीएस का पेन पॉइंट है। लेट मी कॉन्फेस इट वेरी क्लियरली, ऑनेस्टली, 2010 के बाद से हमारे पास एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक सेंसस नहीं हुआ है, ये हकीकत है। अच्छा, बदकिस्मती ये है कि जब भी पीबीएस ने इसमें जाने की कोशिश की, कोई ना कोई एक सेंसस या कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आई। जब 2010 के बाद 11 में पीबीएस, उससे पहले 3 इदारों पे था, एग्रीकल्चर सेंसस ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन सेंसस और फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। 2011 में पीबीएस बना के इन तीनों को एक छतरी के नीचे ले आए, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चलो कंसोलिडेशन हो गई। फिर पीबीएस ने एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक सेंसस में जाने की कोशिश की 2015 में, 2017 का सेंसस आ गया, पीबीएस रुक गया। अच्छा, उसके बाद दोबारा जाने की कोशिश की तो वो इतने सारे फील्ड विजिट्स हुए और 3 साल तक कंट्रोवर्सी चलती रही और पीबीएस की बड़ी छितरौल हुई। मतलब हर एक ने इसको फेंटी लगाई ठीक ठाक। 3-3.5 साल तक हम मारें खाते रहे और बड़ी मुश्किल से 2021 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 17 का सेंसस। 2023 सेंसस इज टू जंप इन द फील्ड टू डू द एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक सेंसस, एंड दिस टाइम वी आर नॉट डूइंग इट इन 3 पार्ट्स कि पहले एग्रीकल्चर करें, उसके 2 साल बाद लाइव स्टॉक, फिर 1 साल बाद मशीनरी। हम इन सबको एक साथ कर रहे हैं, तो ये दूर कर देंगे। Thank you. If you can have just a few more questions, quick questions, तहमीना and then आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस हैं। सर पहला तो क्वेश्चन ये है कि आपने जीडीपी की बात की थी प्रोविंशियल लेवल पे, तो मैंने एक दफ़ा कोशिश की, प्रोविंस का नाम मैं भी यहाँ पे नहीं लूँगी, मगर उन्होंने डेटा कलेक्ट किया हुआ था बॉटम अप, उनके पास सारा डेटा, मैंने खुद पर्सनली जाके देखा, डेटा शो किया उन्होंने मुझे। पंजाब और केपी। सर मैंने कहा मैं भी नाम नहीं लूँगी। अच्छा, जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपका थोड़ा सा डेटा पब्लिश कर दूं तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हम इसकी ऑनरशिप नहीं लेंगे तो आपकी बात तो कोई मानेगा नहीं। तो अगर वो मुझे दिखा सकते हैं डेटा, तो
आपको क्यों नहीं दिखा सकते उसकी करेक्शंस के लिए या ओनरशिप को डेवलप करने के, बिकॉज दे हैव डन सम हार्ड वर्क. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये है कि ज़रा सा, चूँकि मैं भी डेटा एंथुजियास्ट हूँ, एक दफ़ा बात हुई कि लेबर फोर्स सर्वे होता है, मिक्स होता है, PSLM होता है, हाइस्ट होता है, बहुत सारे सर्वेज आपके होते हैं. सो मच सो कि सेंसस में भी मेरे घर कभी कोई नहीं आया, मैं कभी सैंपल का हिस्सा नहीं बनी. मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पे आप में से कभी कोई LFS के, मैं चूँकि सर लेबर फोर्स सर्वे पे ज़ाती तौर पे काफ़ी काम कर चुकी हूँ, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कि कभी ये कोई सवाल मुझसे भी पूछे, बिकॉज जब आप डेटा पे काम कर रहे होते हैं यू वांट कि आपसे भी कोई पूछे ताकि आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो. तो ऐसा क्यों होता है कि आई कम फ्रॉम अ मिडिल इनकम बैकग्राउंड, तो मुझे लगता है कि मेरे नेबर्स में भी कभी किसी से नहीं पूछा गया, यहाँ बैठे हुए लोगों से भी मेरा यही सवाल है. तो ये कोई सैम्पलिंग का कोई इशू होता है या क्या रिफ्यूज़ल का, ये इस पर थोड़ा सा ज़रूर सर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. थैंक यू. आपने पहली बात की प्रोविंशियल GDP की कि वो आपसे उन्होंने अनऑफिशियली आपको नंबर दिखा दिए, तो हमें क्यों नहीं दिखाते? नहीं, हमें दिखाते हैं वो नंबर. न सिर्फ नंबर दिखाते हैं बल्कि हम तो उनका डेटा कलेक्शन का सिस्टम भी देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. अब उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपसे, मैं भी फ्रैंकली बात कर लेता हूँ. बलूचिस्तान इज लैगिंग सिग्निफिकेंटली बिहाइंड. Sindh has caught up, but still they have to improve themselves a lot before they can be at par with Punjab. Punjab and KP are much ahead. That's the reality. They have been working on provincial GDP for quite some time now. तो लेकिन this will not suffice. चारों सूबों को साइन अप करना होगा कि ऐसे ने चारों फॉलो करें, वरना पाकिस्तान में इतनी चार्ज सूरत हाल है, हर चीज़ पॉलिटिसाइज हो जाती है, तो एक अच्छी चीज़ आपकी पॉलिटिसाइज हो जाएगी. उसूलन तो ये होना चाहिए कि आपके जो बड़े अर्बन सेंटर्स हैं, नदीम साहब होते तो खुश होते इस बात को सुन के, कराची की, लाहौर की, फैसलाबाद की, पिंडी की, गुजरांवाला की, मुल्तान की, पेशावर की, कोयटा की, इनकी GDP बननी चाहिए. इनकी जो रियल एस्टेट की सूरत हाल आनी चाहिए, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए. लेकिन उसका स्टार्ट पहला तो प्रोविंशियल GDP होगा. तो बात वहीं आके टूटती है कि वो SNA की तरफ जाएं और लगभग अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात ये बता दूं, अगेन एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग इट लिटिल टेक्निकल, रीबेसिंग ऑफ GDP एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप हर 5 से 10 साल बाद ममालिक अपने सोशल इकोनॉमिक सेक्टर्स की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सपेंशन को देख के सर्वेस करते हैं और देखते हैं. अब जैसे गिग इकोनॉमी है, अब ये अगेन अम्ब्रेला टर्म है. गिग इकोनॉमी वर्क फ्रॉम होम भी है, दराज में लड़कियां काम कर रही हैं, मर्चेंडाइजिंग कर रही हैं, ट्रैफिक सर्विसेज दे रहे हैं, कंप्यूटिंग के पैकेजेस बना रहे हैं, डेटा सर्विसेज दे रहे हैं, गेम बना रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है गिग इकोनॉमी में. अब कुछ चीज़ें आप सर्वे से कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको ऑनलाइन करनी पड़ेंगी. ये वो चीज़ है जो पिछली आपकी रीबेसिंग थी 2015-16 की, उस वक्त तक सिग्निफिकेंटली कवर नहीं हुआ था. अब हम रीबेसिंग की एक्सरसाइज में दोबारा चले गए हैं और GDP को हम 15-16 से 25-26 पे रीबेस कर रहे हैं. तो इसमें 6-7 आपके नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वेज हैं, PSLM, हाइस, सेंसस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, लेबर फोर्स सर्वे, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, क्रॉप एंड लाइव स्टॉक बोथ, स्मॉल एंड हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग, फैमिली बजट सर्वे. ये 8 चीज़ें हम कर रहे हैं, 2.5 से 3 साल में मुकम्मल करेंगे. इसके अलावा 45 से 50 स्टडीज और स्मॉल सर्वेज हैं जिसमें इनपुट आउटपुट निकालेंगे. ये सब आपकी इकोनॉमी को अपडेट करेगा. आपकी इंफॉर्मेशन के पूरे सब लोगों के लिए जिनको दिलचस्पी हो सकती है, ये सारी की सारी हम प्रोविंशियली रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं ताकि 1 या 1.5 साल में जब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मामले सूबों के बीच में तय पा जाते हैं तो सूबों को ये मुश्किल ना हो कि उनके पास प्रोविंशियली रिप्रेजेंटेटिव डेटा नहीं है. तो चाहे वो डिस्काउंट करने के लिए आपके CPI के नंबर्स हों, PPI के नंबर्स हों, वो प्रोविंशियली रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं. फैमिली बजट सर्वे, वेट्स और जितने आपके नेशनली सर्वेज हैं उन सब की रिप्रेजेंटेशन प्रोविंशियल है ताकि वो लैंडस्केप आपका डेटा का पूरा हो. ये हम कर रहे हैं. आपका गम और मेरा गम एक ही है. मैंने भी अपने लोगों से कहा है कि मरने से पहले तुम्हारा एन्यूमरेटर मेरे पास आ जाए ताकि मैं भी मरते हुए सुरखरुओं को PSLM में मैं आया था. चले we have had a honest admission, so मेरे ख्याल में that puts it to the last question. सर, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है. आई एम अर्बन प्लानर और पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट. आई वर्क एज अ कंसल्टेंट फॉर ऑल ओवर पाकिस्तान फॉर वेरियस लोकल गवर्नमेंट्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए. अभी मैं पंजाब में कुछ
प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जिनको मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, उनमें डाटा रिलायबिलिटी का सबसे बड़ा इशू है। यानी कि देर आर सर्टन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो डाटा डंप्स हैं बेसिकली। यानी फॉर एग्जांपल मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 42 डिपार्टमेंट्स हैं एंड तकरीबन 300 कंपनीज हैं पब्लिक सेक्टर की, और इन सब का डाटा है जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास डिजिटल फॉर्म में जा रहा है, बट दे आर नॉट ओपन कि वो अपना डाटा जो है ना वो इन तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का वो पब्लिक को ओपन कर सकें। और अगर आपको कोई डाटा चाहिए भी, यानी कि फॉर एग्जांपल एज अ कंसल्टेंट हम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो इतना हैक्टिक प्रोसीजर है। और अच्छा, आपको अगर फॉर एग्जांपल बिल भी जाता है तो सबसे बड़ा इशू है कि डाटा फर्स्ट होता है, उसके अंदर रिलायबिलिटी नहीं है। और मैं मसलन जस्ट टू कोट के कुछ यानी कि अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी रिसेंटली आई मेट विद सम डीसीज इन साउथ पंजाब, और ये जो एग्रीकल्चर सर्वे की बात हुई है, तो ये हमने उनसे जब कहा कि हमें ये फिगर्स चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट की, तो वो कहते हैं देयर इज़ नो सच फिगर्स। हमारा पटवारी या हमारा जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे जब पूछता हूँ तो वो जस्ट रैंडम नंबर कोट करते हैं और वो हम गवर्नमेंट को आगे भिजवा देते हैं। और उसकी बेस के ऊपर आप हाउ कैन वी बिलीव कि हमारी पॉलिसीज़, हमारे प्रोग्राम्स वो किस तरह सस्टेनेबल हो सकते हैं, वो हमारी नीड्स के मुताबिक ही नहीं होते। दैट्स वाई मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे हमारी फेलियर्स इस वजह से निकलते हैं। तो इस चीज़ को पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोविंशियल अदारे जो हैं वो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर ज़रा फरमाइए। आपका बहुत रेलेवेंट है। अब ये देखिए, शुरू में बात वहीं से हुई थी कि आर वी स्केर्ड ऑफ एवेल्यूएशन। अब मैं एक छोटी सी बात करूं, आपका शिकवा बिल्कुल बजा है। डेटा सीक्रेसी का कल्चर है, डेटा शेयरिंग का या ट्रांसपेरेंसी या एवेल्यूएशन का कल्चर पाकिस्तान में नहीं है। वजूहात हम सबके इल्म में है। दो बातें की आपने डेटा रिलायबिलिटी की। दो तरह के डेटा हैं, एक आपका प्राइमरी डेटा है जो कि आप फील्ड में जाके खुद कलेक्ट करते हैं, एक सेकेंडरी डेटा है जो जिन्होंने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज से आपके पास डेटा आता है। जो आपका प्राइमरी डेटा है, लेबर फोर्स सर्वे हो गया, PSLM हो गया, अब यकीन करें इसमें बेईमानी करना, अगर PBS कर रहा है तो आपको PBS को अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि उसमें है तकरीबन 6 लाख रोज हैं और 500 कॉलम्स हैं। इट्स दैट मैट्रिक्स का साइज ही है। तो उसमें अगर मैं बेईमानी कोई कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की मर्जी के सोशल इंडिकेटर्स या डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स दिखा दूँ और गवर्नमेंट मुझे कह दे तुमने बड़ा अच्छा बेईमानी का काम किया है, ये लो मेडल, खुश रहो, तो आपको मुझ पे इस पे इनाम देना चाहिए कि मैंने वो बेईमानी का ट्रेंड इतने बड़े स्प्रेडशीट में क्रिएट करके गवर्नमेंट को एक्कोलेट दिलवा दिया। ये बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। दूसरा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा जिसपे GDP आपकी बेसिकली कंपाइल होती है, जितने आपके इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू, इंडस्ट्री, सारे शामिल हैं उसमें। वो आपका ज़मीन से आता है, उसमें आपका पटवारी भी उसमें इन्वॉल्व है, लेबर इंस्पेक्टरेट भी है, इंडस्ट्री के लोग भी हैं, जो एक्साइज के लोग भी हैं। अब अकाउंटेबिलिटी शुरू ही डेटा से होगी। अगर आप किसी जगह डेटा जमा करेंगे, भाई ठीक है सारी हर तरह की इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन आप एक 3 साल के लिए काम देते हैं, आप कहेंगे नहीं मुजफ्फर तुम्हें मैंने इसके लिए रखा है और ये इदारे की अभी हालत है, ये इसके KPIs हैं, 3 साल बाद ये यहाँ होने चाहिए। अब 3 साल या बीच में मैं आपसे कभी कभी मिलूंगा 6 महीने बाद बोर्ड के जरिए, बाकी आप 3 साल बाद मुझे जवाब दें, अदरवाइज अब काम नहीं किया तो मैं आपको फारिग कर दूंगा। तो आप मुझे परफॉर्मेंस के लिए कहीं टारगेट करेंगे, वो डेटा होगा तो करेंगे ना। इसीलिए मैंने कहा कि जब डिजिटल डेटा होगा तो इट विल बिकम मोर इजी एमेनेबल फॉर यू टू यूज द डेटा टू एनेबल पीपल टू सी एंड लिसन एंड देन डिसाइड दैट व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, वेयर इट इज गोइंग रॉन्ग एंड प्रॉब्ली हाउ कैन इट बी इम्प्रूव्ड। और जब हाउ की बात आती है तो रिजल्ट फ्रेमवर्क की बात आ जाती है और परफॉर्मेंस एग्रीमेंट की बात आ जाती है, अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है, जो कि गवर्नेंस में का हिस्सा है। जब आप इसको पुश करेंगे, PBS इसमें ये कर रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता विजुअलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है कि जो सेंसस की इनसाइट्स हम पोर्टल बना रहे हैं, उसका बेटा वर्जन बना है, अभी शेयर नहीं किया लेकिन अभी इन द मेकिंग है। तो आप बहुत जल्द PBS की जो वेबसाइट आप देखेंगे वो उससे काफ़ी अलग होगी जो अभी आपको नज़र आती है। तो हमें इसका इदराक है कि डेटा इस्तेमाल होगा
उसमें अच्छी भी चीज़ें होंगी, इम्प्रूवमेंट भी होगी। जब अब तक पहुंचेगा तो अच्छाई बुराई होगी, पहुंचेगा ही नहीं तो फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बेकार है वो सब। Thank you very much, Dr. Saab. Thank you all for being here. Dr. Saab, it was a pleasure listening to you. Inshallah, Ta'ala, we'll be holding more sessions on this very important topic. But that would be all for this session. Thank you very much. Thank you.